नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस खास शो में हम आपको बताते हैं आज का बाजार का पूरा एक्शन और साथ ही कल का बाजार कैसा रहने वाला है, आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनने वाले हैं और साथ ही लॉन्ग टर्म में आप कहां पर निवेश कर पाएंगे। इन तमाम मुद्दों पर हम आपको डिटेल में जानकारी देते हैं और आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। हमारे साथ एक खास मेहमान है आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैयार है, तैनात है आपको अलग अलग खबरों पर डिटेल रिसर्च देने के लिए। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज पूरे दिन मार्केट में किस तरह का एक्शन रहा है। तो आज बाजार में अच्छी तेजी रही और लगातार चौथे दिन बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स 533 अंक चढ़कर 61,000 के पार बंद होने में कामयाब रहा। वहीं निफ्टी 157 अंकों की मजबूती के साथ 18,212 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक 285 अंक उछलकर 38,727 के स्तर पर बंद हुआ। और अब आपको बताते हैं कि आज के मार्केट में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने और घरेलू निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है। तो आज एफआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 1,001 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1,332 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर स्टेक का और जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी आपको बता रहे हैं कि आखिर बाजार में लगातार चौथे दिन तेजी का माहौल क्यों रहा। भारतीय बाजारों में आज फिर से दिखा जबरदस्त तेजी का एक्शन और आज की तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण था अमेरिकी बाजारों की मजबूती। कल उम्मीद के मुताबिक अमेरिकी बाजारों में एक्शन तेजी का रहा, लेकिन तेजी भरपूर हुई, सारे के सारे इंडेक्स में हुई, चाहे वो डाउ हो, एसएनपी हो, नैस्डैक हो या फिर रसेल 2000, सारे इंडेक्स दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद होते नजर आए और डाउ फ्यूचर्स भी सुबह से हल्के हरे निशान में नजर आए। इससे बाजारों में जोश आता हुआ दिखा। न सिर्फ अमेरिका के बाजार बल्कि बाकी ग्लोबल मार्केट्स भी मजबूत थे। हालांकि कल के सेशन में एफआईज की तरफ से वायदा कारोबार में हल्की फुल्की बिकवाली के आंकड़े जरूर आए थे, लेकिन बाजार के जोश पर उसका कोई खास अंतर पड़ा नहीं। गैप से खुले बाजार सेंचुरी मारकर निफ्टी पर और उसके बाद 18,200 के आसपास वक्त बिताते हुए दिखे। थोड़ा सा एक हल्का सा डिप आया 18,125 तक और उसके बाद फिर से मजबूती के साथ 18,200 पर बंद होने में कामयाब रहा निफ्टी। बैंक निफ्टी का भी यही हाल था। 38,500 के पार खुलने के बाद लगातार वो लीड मेंटेन की। 38,600 के नीचे हम बिल्कुल भी आए नहीं और बंद होते होते 38,700 के ऊपर बंद होते हुए बैंक निफ्टी पर भी दिखे। तो दोनों ही इंडेक्स में जबरदस्त एक्शन दिखा। एक्शन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में लगातार बना हुआ है। सेक्टोरल चर्निंग भी होती हुई दिख रही है और खरीदारी भरपूर होती हुई दिखी है। ओवरऑल कह सकते हैं कि बहुत बड़े एफआईज की खरीदारी के आंकड़े नहीं होने के बावजूद जो मोमेंटम स्ट्रांग है और ट्रेडर्स की तरफ से जो एक्शन होता हुआ दिख रहा है उसने बाजार में जोश रहा। एक चीज़ और है जिसकी वजह से आखिरी आधे पौन घंटे में बाजार फिर से मजबूत होते दिखे, वो है शॉर्ट्स। लगातार 18,100, 18,200, 18,000 के कॉल ऑप्शंस पर जो निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बनी है, उन शॉर्ट पोजीशन का कवर होना तय था। और ये एक और फैक्टर था कि बाजार जरा भी 75-100 पॉइंट अगर निफ्टी पर नीचे आते हैं तो तुरंत ही आपको खरीदारी आती हुई दिखती है। तो ओवरऑल ट्रेंड मजबूत है, लगातार एक तरफा तेजी होती दिखी है। 18,200 को भी हमने तय कर लिया। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। और अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं सिद्धार्थ सेडानी साहब जो कि आनंद राठी के हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि लगातार 4 दिनों से बाजार में तेजी है, 5वें दिन का मूड माहौल यानी कल का मूड माहौल कैसा हो सकता है और कल के बाजार में कल के लिए क्या ट्रेड सर? थैंक यू, नमस्कार सभी को। सबसे बड़ी चीज बाजार में जिस हिसाब से तेजी बनी हुई है, मैं मानता हूं कि ये तेजी बरकरार रहेगी कल भी, क्योंकि ये दो तरफा तेजी है। एक तो प्री बजट रैली, साथ ही साथ हमने आईटी के दिग्गजों के नतीजे भी दमदार देखे आज। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से रिजल्ट सीजन के पहले की रैली और प्री बजट की रैली हम देख रहे हैं और मैं मानता हूं कि ये बरकरार रह सकते हैं। हालांकि आज से ये स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से नतीजे आते रहेंगे उस हिसाब से बाजार उसको थम्स अप या थम्स आउट देंगे। ओवरऑल पर्सपेक्टिव
पर्सपेक्टिव से बाजार मजबूत है। अगर स्टॉक की बात करें कल के लिए तो वीआईपी इंडस्ट्रीज मुझे बहुत बेहतरीन लगता है, जिसपे आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 572 का, अभी खरीदारी की राय है और टारगेट होगा 632 का। तो 590 के आसपास का भाव चल रहा है, स्टॉप लॉस 572, टारगेट 632, वीआईपी इंडस्ट्रीज। अच्छा, ठीक है, तो ये आपने बताया एक ट्रेड अच्छा सा। सर, अगर पोजिशनल ट्रेड इस मार्केट में ऐसे मूड माहौल में, जबकि मार्केट में लगातार सेंटीमेंट मजबूत बना हुआ है, कहां पर लेना चाहिए? जैसे कि आप जानते हैं कि प्लेटफॉर्म बिजनेसेस मुझे बहुत बेहतरीन लगते हैं। उनमें से एक नए जमाने के बिजनेस, न्यू एज बिजनेस में एक कंपनी है रूट मोबाइल। रूट मोबाइल पे खरीदारी की राय है, अभी करीबन 1880 के आसपास का भाव होगा। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए आपको 1790 का, 1790, और टारगेट होगा 2125 का। यूनिक बिजनेस मॉडल है, ओटीपी बेस्ड सर्विसेज देते हैं बैंकिंग और बहुत सारे सेक्टर्स को। ये बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म बिजनेस है और न्यू एज बिजनेस रूट मोबाइल, जिस पे खरीदारी की राय है, टारगेट होगा 2125 का। ओके, तो दो कॉल आपके लिए, एक तो कल इंट्राडे के लिए और एक पोजिशनल, दो कॉल आपको मिल चुकी है। आगे हम जानेंगे कि लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट आपको कहां पर करना चाहिए, लेकिन अब हम बात करते हैं, चूंकि आज बाजार बंद होने के बाद देश की टॉप 3 आईटी कंपनियों के नतीजे जारी हुए। हम आपको सिलसिलेवार इन तीनों कंपनियों के नतीजों के बारे में पहले बताएंगे और उसके बाद जो नतीजे आए हैं, जो नंबर्स आए हैं, उन नंबर्स के आधार पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट से कि आगे इन कंपनियों में आपके लिए किस तरह का ट्रेड बनेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं टीसीएस के तीसरी तिमाही के नतीजे की। तो जो अनुमान के मुताबिक रहे हैं, कंपनी को 9,770 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। हालांकि बाजार को करीब 10,000 करोड़ के मुनाफे की उम्मीद थी। कंपनी के मार्जिन पर हल्का दबाव दिखा, जो शायद बाजार को पसंद ना आए। मार्जिन 25.6% से घटकर 25% पर आ गया है। टीसीएस ने 4,500 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से 18,000 करोड़ रुपए के बायबैक का ऐलान किया है। यही नहीं, कंपनी 7 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड भी देगी। अब जरा विप्रो के नतीजों को देखते हैं। तो देश की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी विप्रो ने दिसंबर तिमाही में करीब 3,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। कंसो आय भी अनुमान के मुताबिक 20,310 करोड़ रुपए रही है। इंफोसिस की तरह विप्रो के मार्जिन में भी 0.2% की गिरावट आई है। इसके अलावा इंफोसिस के नतीजे भी अनुमान के मुताबिक रहे हैं। कंपनी की कंसो आय 29,600 करोड़ रुपए से बढ़कर 31,870 करोड़ रुपए हो गई है। मुनाफा भी 5,800 करोड़ रुपए से ज्यादा हुआ है। हालांकि कंपनी के मार्जिन में बहुत मामूली गिरावट आई है। तो अब जरा सिद्धार्थ जी, एक एक करके सर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आईटी सेक्टर के 3 दिग्गज कंपनियों के नतीजे आए हैं। जो नतीजे आए हैं, जो आंकड़े अभी आए हैं टीसीएस पर, उसको देखने के बाद, आंकड़ों को देखने के बाद आपका नया व्यू क्या है? देखिए, हम आईटी सेक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर पे पहले से ही पॉजिटिव थे और अभी भी मानते हैं कि 2022 का जो कोई सेक्टर रहेगा वो रहेगा टेक्नोलॉजी। सबसे पहली चीज जो आपने आंकड़े बताए हैं, नतीजे बताए हैं, इसमें से टीसीएस के बहुत ही अच्छे नतीजे आए हैं। थोड़ा बहुत मार्जिन में मिस हुआ है जरूर, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से इन्होंने जो बाईबैक का ऐलान किया है 18,000 करोड़ का 4,500 के प्राइस पे, ये बहुत ज्यादा मजबूती देगा स्टॉक को। हम बहुत ही पॉजिटिव है ये स्टॉक को लेके 4,000 के टारगेट के लिए। साथ ही साथ अगर देखा जाए, इन्फोसिस के नतीजे भी मुझे बहुत बेहतरीन लगे हैं और इसमें सबसे बेहतरीन जो लगा है वो है गाइडेंस। जो 16.5% का जो इनका गाइडेंस हुआ करता था, 16.5 से 17.5%, जिसको बढ़ा के कंपनी के मैनेजमेंट ने 19.5% से 20% कर दिया है, जो मैं मानता हूं कि बहुत ही वेरी वेलकम स्टेप जो कंपनी ने अनाउंस किया है गाइडेंस का। तो गाइडेंस के हिसाब से मुझे लगता है इन्फोसिस में अच्छी तेजी रह सकती है। इस पे भी हमारा 2,000 के टारगेट है। विप्रो के नतीजे कहीं ना कहीं मार्जिन में मिस देखने मिला, इस पे में हम कोई टारगेट या ओवरऑल फ्यूचर कॉल नहीं दे रहे हैं, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर ये तीनों नतीजों को मैं अगर रैंक करूं तो सबसे पहला इन्फोसिस और दूसरा टीसीएस, और टीसीएस में जो बाईबैक है वो मजबूती दे सकती है स्टॉक को। ये तीनों आईटी कंपनियों पर आपके विचार और उसके आधार पर आप आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन अब वक्त है आपके बजट में सस्ता शेयर का।
और बहुत ही गहरी रिसर्च के बाद चुना गया है ये शेयर, आपके बजट में सस्ता शेयर, और ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। बिल्कुल, देखिए स्टॉक का नाम है जे.एन.के बैंक। 1939 से जो है बैंकिंग ऑपरेशंस कर रही हैं, नाम में जे.एन.के, लेकिन भारत भर में अगर आप देखें तो कुल संख्या जो इनकी शाखाओं की है वो करीब 955 में। हालांकि ये बात सही है कि ज़्यादातर कंसंट्रेशन जो है जम्मू एंड कश्मीर यानी जे.एन.के में, करीब 83% जो शाखा है इनका कंसंट्रेशन जो है जे.एन.के में है। देखिए बजट से पहले स्टॉक के ऊपर आपको खास फोकस करना चाहिए, क्योंकि सरकार की तरफ से जो है लगातार जे.एन.के पर जो फोकस है वो बना हुआ लगातार हर साल बढ़ रहा है। 2021 की बात की जाए तो यहाँ पर केंद्र सरकार ने जो है रिकॉर्ड 1,08,621 करोड़ का जो है आवंटन जे.एन.के के लिए किया था। तो इसका एक बड़ा बेनिफिट देखने को मिलता है। इसको प्ले करने के लिए जे.एन.के बैंक काफ़ी बढ़िया स्टॉक माना जा रहा है। और साथ में अगर आप देखें तो एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट ये भी हुआ है कि बैंक अगर आप देखें तो अब अपने जो कॉर्पोरेट लोन्स हैं इनके मुकाबले रिटेल और एग्रीकल्चरल लोन पर ज़्यादा फोकस कर रही है। और दिग्गज निवेशकों का भी इस स्टॉक के ऊपर पूरा भरोसा जो है वो बना हुआ है। फैमिली जो राधाकृष्ण दमानी एंड फैमिली जो है इनके पास करीब 0.72% हिस्सेदारी है। इसके अलावा दिसंबर 2019 जो कि जे.एन.के सरकार है, इनकी जो हिस्सेदारी है वो 59.23% से बढ़कर अब करीब 70.12% हो गई है। तो प्रमोटर का भी जो भरोसा है इस स्टॉक के ऊपर पूरा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और कैपिटल इन्फ्यूजन भी अगर आप देखें तो 2 बार इसमें ऑलरेडी हो चुका है। तो बैंक्स अगर आप देखें तो कैपिटल एडिक्वेसी की रेशियो के अनुसार काफी बढ़िया नजर आ रही है। भाव के हिसाब से तो स्टॉक बढ़िया है, लेकिन शानदार है इसके वैल्यूएशन अगर आप देखें तो केवल 5 टाइम फॉरवर्ड पी पर आपको ये फिलहाल मिल रहा है। हाफ टाइम्स का जो है प्राइस टू बुक है, जो कि बैंकिंग सेक्टर के लिए काफ़ी बड़ा और अहम पैरामीटर माना जाता है। तो वैल्यूएशन के लिहाज से और भाव के लिहाज से स्टॉक दोनों लिहाज से अगर आप देखें तो सस्ता और आकर्षक है। देखिए फंडामेंटल्स तो हमने जान लिए, एक बार अनिल जी से उनकी राय जान लेते हैं। इसमें कोई डाउट ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट और साथ ही जम्मू कश्मीर, ये सारे वो जो राज्य हैं वहाँ पर सरकार का पूरा फोकस है, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर जिस तरह का काम हो रहा है आप समझ सकते हैं। और इस बार भी बजट में एलोकेशन बढ़ना ही बढ़ना है। 1,60,000 करोड़ का एलोकेशन पिछली बार था, इस बार फिर से बजट में एलोकेशन बढ़कर आएगा। उसके ऊपर अगर सरकार डेवलपमेंट पर बजट बढ़ाती है तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा वहाँ की इकोनॉमी को होगा। और वहाँ की इकोनॉमी को होने का मतलब सीधा है, लीडर वहाँ का बैंक वही है, जे.एन.के बैंक जो इकोनॉमी से जुड़ा है, तो एक ही है। दूसरा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने की वजह से और इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर होने की वजह से अब धीमे धीमे इनकी एसेट क्वालिटी में सुधार आने के शुरुआती संकेत आ गए हैं। तो एसेट क्वालिटी भी आगे चलते हुए जम्मू एंड कश्मीर बैंक की और बेहतर होगी, ये आप भरोसा रख सकते हैं। तीसरी बात यह कि सरकार का भरोसा इस बात से लेकर भी है दोनों तरीके से। एक, सरकार ने धीरे धीरे अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 70% कर दी है। सरकार भी लगातार पैसा डाल रही है। वैल्यूशंस बहुत ही आकर्षक हैं, आधे बुक वैल्यू पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सिर्फ नाम पे मत जाइए, पूरी डिटेल देखिए, बैलेंस शीट देखिए, और मुझे लगता है ये स्टॉक कमाल कर सकता है। 60 रुपये का एक छोटा टारगेट है, जो भी 50% ऊपर का होता है उसको भी मैं आपको छोटा कह रहा हूँ। अप्रैल में 40 रुपये, 45 रुपये, 50 रुपये के जो टारगेट हमने दिए, किसी को शायद भरोसा नहीं होगा कि 50 रुपये जे.एन.के बैंक हो सकता है। 60 रुपये का अभी भी छोटा टारगेट है, लेकिन इवेंचुअली अगर आपका लंबा व्यू है 80 और 90 रुपये के टारगेट के लिए जम्मू एंड कश्मीर बैंक को आपको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। और कल वीकली वायदा की एक्सपायरी है। आईटी दिग्गजों के नतीजों का भी मार्केट पर इंपैक्ट दिखेगा। ऐसे में कल के लिए किन लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, बता रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। कल का सेशन बाजार के लिए बेहद अहमियत वाला होगा। उसकी 2 बड़ी वजह, एक तो हफ्ते की एक्सपायरी है। वैसे तो हफ्ते की एक्सपायरी में बहुत कुछ नहीं होता, लेकिन जिस तरह की पोजीशंस भारी भरकम बनी है, क्योंकि ट्रेडर्स का इंटरेस्ट पूरी तरह से बाजार में आ चुका है, तो ऑप्शंस में पोजीशन बहुत बड़ी बनी है, पहली चीज़। दूसरा, बाजार बंद होने के बाद आज 3 जो दिग्गज आईटी कंपनियों के नतीजे हैं, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, उसका भी असर आपको कल सुबह बाजार में देखने को मिलेगा। तो आईटी शेयर और आईटी सेक्टर मूड बनाने बिगाड़ने का काम करेंगे। इन सब के हटकर 2 और फैक्टर है जिन पर नजर रखनी है। एक है अमेरिकी बाजारों का एक्शन। हल्के हरे निशान में अमेरिकी बाजार थे, तो उम्मीद करते हैं कि आप अमेरिकी बाजार, चूंकि कल डे हाई पर बंद हुए, तो एक ठीक ठाक सा ट्रेडिंग सेशन वहाँ हो सकता है। एफआईज और घरेलू फंड का एक्शन भी देखने लायक होगा। मिले जुले आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं, जितनी तेजी है उतने बड़े आंकड़े हैं नहीं, तो उस लिहाज से देखेंगे कि क्या वाकई में एफआईज अपनी बिकवाली बढ़ाते हैं या फिर वापस से एक दिन के ठहराव के बाद खरीदारी के मूड में आते हैं। ये भी बाजार की दिशा दशा तय करेगा। अब जहां तक कल के बाजारों में लेवल्स का सवाल है, सपोर्ट रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है और कल के लिए
18,050, 18,125, ये 75 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट का काम करेगी और ऊपरी स्तरों पर 18,275 से 18,350 तक जाने की तैयारी निफ्टी की हो सकती है। और अगर TCS, इन्फोसिस और विप्रो जोश भर दें तो फिर कहना ही क्या, 18,400 की तैयारी आप कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 38,300, 38,500 की रेंज में पहला सपोर्ट है, वहाँ पर बैंक निफ्टी रुकने की कोशिश करेगा। 39,000 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है, एक बार उससे पार किया तो 39,200, 39,300 तक जाने की तैयारी बैंक निफ्टी की हुए हो सकती है। इन सब के बीच में आपको पूरा एक्शन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में दिखेगा। तो बजट तक अलग अलग थीम्स, अलग अलग सेक्टर्स और अलग अलग स्टॉक्स में जो खरीदारी होती दिख रही है वो आगे बढ़ने की पूरी संभावना है। तो कल के लिए ये अहम लेवल्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन अब आपको बताते हैं कि लंबे समय के लिए अगर आप बाजार में पैसा लगाना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो आपको कहां पर पैसा लगाना चाहिए। और बताने के लिए हमारे साथ सिद्धार्थ सेजानी साहब जुड़े हुए हैं। सर, लॉन्ग टर्म के लिए कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अभी? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट जो आपको करना है वो दो तरीके से करना चाहिए। पहला तो जहां पे सरकार और बजट का फोकस होना चाहिए, और दूसरा वैल्यूएशन सस्ते होना चाहिए। और इसमें ये दोनों ही पैरामीटर में एक स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है, वो है शारदा क्रॉपकेम। शारदा क्रॉपकेम पे खरीदारी की राय है, टारगेट होगा 480 रुपए का। कंपनी एग्रोकेमिकल, इंडस्ट्रियल केमिकल, फार्मा इंटरमीडियरीज, नॉन एग्रो बिजनेस, सारे बिजनेसेस में है। स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पाइपलाइन है और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी दमदार है। रेवेन्यूज की बात करें, आय की अगर बात करें तो एग्रोकेमिकल से 16% और नॉन एग्रोकेमिकल से 10% CAGR ग्रोथ आप उम्मीद लगा सकते हैं। मुनाफों में 19% का ग्रोथ उम्मीद लगा सकते हैं CAGR 2 सालों के लिए। बहुत ही अच्छी केपेक्स प्लानिंग है कंपनी की, तो इंटरनली फंडेड होगा। और वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से 11 टाइम्स FY23 पे ट्रेड हो रहा है PE पे, जबकि उसके 5 साल के वैल्यूएशन निकाल लो तो 16 टाइम है। तो एवरेज वॉल्यूम वैल्यूएशन के कंपेरिजन मुकाबले में सस्ता है, 11 टाइम्स पे ट्रेड करता है शारदा क्रॉपकेम। इस पे खरीदारी की राय है लंबी अवधि के लिए, टारगेट होगा 480 रुपए का। बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी आपका डिटेल में बताने के लिए कि लॉन्ग टर्म में कहां पर निवेश का मौका बनेगा, कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस पर आपको नजर रखनी चाहिए।